अच्छा जी, टॉपिक्स मिल गए होंगे इंटरनल एग्जाम्स के लिए सबको। चैप्टर्स मैंने बता दिए हैं, टॉपिक्स बता दिए हैं, उसी में से पेपर आएगा, उसी में से तैयारी करनी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि चैप्टर 10 तक हम क्लास में पढ़ चुके हैं। लीडरशिप स्टाइल्स भी पढ़ लिए हमने और लीडरशिप की थ्योरीज भी पढ़ ली। ठीक है। आज का जो चैप्टर है वो है हमारे पास चैप्टर 11, अंडरस्टैंडिंग चेंज। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 11 और 12 दोनों समझ लें, लेकिन अगर दोनों ना हो सके तो एक चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर लें। इसके बाद 11 अगर हमने कर लिया तो फिर हमारे पास सिर्फ 3 चैप्टर्स और रह जाएंगे, जो 3 क्लासेस में हो जाएंगे। ठीक है। तो इसकी इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिड टर्म में, सॉरी, इंटरनल्स में आपके पास 10 चैप्टर तक ही आएगा। ठीक है। पेपर आसान होगा, 1.5 घंटे का होगा, तो तैयारी कर लेना। अच्छा, चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग चेंज। इससे पहले हम इसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेलिंग पहले से पढ़ चुके हैं। चेंज के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, हम चेंज को, या लीडरशिप के सब्जेक्ट से बात करते हैं। हाँ, पूछो फायजा, बोलो, फिर मैं शुरू करूँ चैप्टर। शॉर्ट या लॉन्ग, देखो अभी मैंने पेपर बनाया नहीं है, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। सिर्फ ये मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे दिमाग में है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपने 3-4 लाइनों में अपना आंसर कंप्लीट कर देना है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, और या फिर छोटी छोटी सी डेफिनेशंस होंगी। या तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे या छोटी छोटी सी डेफिनेशंस होंगी। कोशिश यही होगी, लेकिन मैं फिर भी चलो पेपर बना के फिर इन्फॉर्म कर दूंगी, क्योंकि लीडरशिप का पेपर अभी मैंने बनाया नहीं। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, अभी पेपर बना नहीं है तो मैं आपको बाद में बता दूंगी कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा, डेफिनेशंस होंगी या लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर को शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग चेंज। अंडरस्टैंडिंग चेंज हम बात करेंगे लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से। अंडरस्टैंडिंग चेंज का मतलब क्या है? जो हमने लीडरशिप स्टाइल्स में बात की, लीडरशिप थ्योरीज में बात की, उसी को थोड़ा सा रेफरेंस बना के बात को समझने की कोशिश करो। और बात को समझने की ऐसे कोशिश करना कि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप में हमने ये चीज़ सुनी, ये चीज़ पढ़ी कि आपके पास लीडर की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। उन्हीं पर्सनैलिटी के साथ वो डिफरेंट स्टाइल्स को अडॉप्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो लीड करते हैं, जिसमें लोग जो है लोगों को सुपरवाइज करते हैं, या लोगों को मैनेज करते हैं, या लोगों को लीड करते हैं। ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग चेंज का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के लेआउट में रहते हुए, हर शख्स जो भी काम कर रहा है, जो भी उसकी एक्टिविटीज में मौजूद है, कहीं ना कहीं उसे किसी ना किसी लेवल पे चेंज होना है और चेंज को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। अगर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव से भी बात करें, तो अगर हम एक ह्यूमन की भी बात करें, तो हर गुजरता दिन इंसान को, या हर गुजरता लम्हा इंसान को चेंज की तरफ लेकर जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी बिल्कुल इसी तरीके से। तो चेंज कांस्टेंट है, और ये वो एलिमेंट है जो, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप किसी भी XYZ किसी भी जगह पर हो, चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपके रवैये में आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में आएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर ये एबनॉर्मल सिचुएशन है कि आप जो हैं वो अपनी एक नॉर्मल सिचुएशन में, या जो एक नॉर्मल ज़िंदगी में सरवाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे इकोनॉमिक का बहुत इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है, जहाँ सोसाइटी का बहुत इन्फ्लुएंस है। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़े थे, वही चीज़ सारी वही चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं और आपको चेंज की तरफ लेकर जाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास एक पॉइंट है, क्रिएटिव चेंज। ठीक है। क्रिएटिव चेंज का मतलब क्या है? अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्रिएटिव चेंज का मतलब ये है कि ऐसा, देखो, चेंज होने का मतलब यही है कि आप अपनी करंट सिचुएशन को छोड़ के किसी नई चीज़ की तरफ चले जाएं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें या मॉडिफाई कर लें। लेकिन जब हम चेंज होने की बात करते हैं तो यहाँ पे चेंज जो है वो एक जर्नल टर्म है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात
और जब आप क्रिएटिव चेंज की बात करेंगे तो अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपकी फायदे की। और वो फायदा क्या होगा? वो फायदा ऐसे होगा कि अगर चेंज पॉजिटिव है, अगर क्रिएटिव चेंज है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल ऐसे कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मैनुअली असाइनमेंट बना रहा है और मैं उससे ये कहूँ कि आपने जो है वो अब मुझे वर्ड पे असाइनमेंट बना के ईमेल करना है, तो चेंज है लेकिन क्रिएटिव चेंज है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि नहीं, आपने वो छोटे बच्चे जो चौक और एक कार्डबोर्ड टाइप चीज होती है उस पर लिखे, जैसे स्कूल में होता था कि आपके पास चौक और बोर्ड होता था, अगर उस पर लिखे तो आप बैकवर्ड की तरफ जा रहे। चीज वो भी अच्छी है लेकिन आप अपडेट नहीं हो रहे, आप क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा रहे बल्कि आप बैकवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो चेंज की जब हम बात करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं या लीडर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो चेंज शुड बी क्रिएटिव, जिसमें आपका काम आसान हो, जिसमें आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्टिविटी जाहिर हो। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद है आपके पास अंडरस्टैंडिंग चेंज फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये देखो, अंडरस्टैंडिंग चेंज फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से हम चेंज को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है आपके पास पर्सनालिटी के ट्रेट्स और दूसरा है लर्निंग। ठीक है, अब जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम पहले पूरी साइकोलॉजी पढ़ के आ चुके हैं और साइकोलॉजी में हमारा जो फोकस था वो सिर्फ किस पे था? वो था इंडिविजुअल पे। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं और किसी एक शख्स की एक शख्सियत को, जैसे आप किसी लेट सपोज किसी जगह की बात करें तो जगह को डिफाइन करने के लिए आप उसकी लोकेशन सबसे पहले बताएंगे, फिर उसके लेआउट को डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि आपने किसी इंसान को डिफाइन करना है, तो इंसान को डिफाइन करने के लिए आप उसकी फिजिकल फीचर्स की तरफ तो जाएंगे, उसके कपड़ों की तरफ तो जाएंगे, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपकी वेरी करती हैं। अगर आपने वेस्टर्न क्लोथिंग कर ली तो पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा, अगर आपने ईस्टर्न क्लोथिंग कर ली तो पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आपने देखा है ना, फैशन शो में मॉडल्स को अलग अलग तरीके के कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन अगर आपने उसको सही में किसी को डिफाइन करना है तो आप उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि झूठ बोलने की आदत, आप चाहे वेस्टर्न पहने ईस्टर्न पहने, झूठ बोलना चेंज नहीं होगा, सच बोलना चेंज नहीं होगा, वो आपका फिक्स रहेगा। इसी तरीके से जब हम अंडरस्टैंडिंग चेंज की बात करते हैं तो आपने फिजिकल फीचर्स की बात नहीं करनी, आपने कपड़ों की बात नहीं करनी, आपने मेकअप की बात नहीं करनी, बाल कैसे बनाए इसको नहीं डिस्कस करना, आपने डिस्कस करना है उसके पर्सनालिटी के ट्रेड, शख्सियत की खसूसियात को। शख्सियत की खसूसियात बदलेंगी तभी जो है वो आपको चेंज नज़र आएगा, तभी जो है वो आप चेंज ला सकते हैं या आप चेंज को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चेंज कैसे आएगा? किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी में चेंज कैसे आता है? वो आता है लर्निंग से। ठीक है, लर्निंग से चेंज आएगा। लेट सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपनी शख्सियत का जायज़ा लूं और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है, अग्रेसिव पर्सनालिटी है, मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि मेरी इस पर्सनालिटी को चेंज होना चाहिए। जब इसको चेंज होना चाहिए तो अब ये सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस किससे आएगी? चीज़ों को समझने से आएगी, लर्न करने से आएगी, ऑब्जर्व करने से आएगी। एक्सेप्टेंस आई, अब मुझे उसे चेंज करना है। अब वो चेंज करने के लिए जो थेरेपीज होंगी, जो काउंसलिंग होगी, ये सारी चीज़ें मुझे लर्न करनी पड़ेंगी। अगर मुझे किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आ रहा है, जैसे अक्सर आपने सुना होगा, मूवीज़ में देखा भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी बात पे तो आप हंसना शुरू कर दें, मुस्कुराना शुरू कर दें। ठीक है, पानी पी लें, खामोश हो जाए। उससे क्या होगा कि गुस्सा आपको आ तो रहा है लेकिन आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करें, उसका रिजल्ट शो नहीं करें। ठीक है, कोई गुस्सा आता है तो इंसान गुस्से में बहुत सारी बातें भी बोलता है, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में या तो आप हंसेंगे, अगर आप हंस भी नहीं सकते या हंसी नहीं आ रही तो आप पानी पी लें, बैठ जाएं, खामोश रहें। सबसे बेहतरीन हल क्या है? खामोश रहें, उस बात का कोई जवाब ना दें। तो इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है वो बॉडी टेम्परेचर कम होगा, आपके मूड में चेंज आएगा। और अगर ये 2-3 बार आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद फिर आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये काम कब होगा? ये चीज़ें आप कब लर्न करेंगे? जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मुझे चेंज होना है,
बात समझ में आ गई? ये इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से मैंने बात की है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 1996 अ फ्यू हाइपोथेसिस एज टू व्हाई पीपल आर रेजिस्टेंट टू चेंज। रेजिस्टेंट टू चेंज का मतलब क्या है कि लोग क्यों जो है वो दूर भागते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं चेंज होने से। अब इसकी ये सारी कुछ 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि इंसान ये सोचता है कि जिस वक्त मैं करंट सिचुएशन में मौजूद हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे जो है वो चेंज होकर अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं निकालूंगा तो मैं डिस्कम्फर्ट फील करूंगा, मुझे फिर उस शेप में कंफर्ट जोन में आने में टाइम लगेगा। ठीक है। उसके बाद है आपके पास फियर। एक खौफ होता है कि हो सकता है शायद मैंने अगर अपने आप को चेंज किया, जो एक नई जगह पे जाने की एंजाइटी होती है, खौफ होता है कि हो सकता है शायद मैं वहाँ सरवाइव या उस सिचुएशन में सरवाइव ना कर पाऊँ। फिर क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। आपका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है चेंज होने में। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने कोई कोर्स करना है, अब आपका उस कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जो है वो डिले करेंगे, लेट करेंगे, अच्छा ये काम बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। ये क्या है? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं हो। जिस काम में आपका इंटरेस्ट होगा तो वो काम आप खुद से बढ़ चढ़ के करेंगे। उसके बाद है आपके पास लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या? एतमाद ना होना कि अगर मैं चेंज की तरफ आऊँगा, अगर मैं इस जगह एडमिशन लूँगा तो शायद मेरे मार्क्स इतने अच्छे ना आ सकें। ठीक है। उसके बाद है मायोपिया। मायोपिया हमें क्या बताता है? नॉट बीइंग एबल टू सी बियॉन्ड द प्रेजेंट। यानी कि आप जो है वो एक जगह स्टक हो गए, आप अपने आप की प्लानिंग आपने छोड़ दी, आपने स्ट्रेटजीज बनाना छोड़ दी, आपने रिस्क लेना छोड़ दिया। और उसके बाद है लास्ट में आपके पास हैबिट। एक ही काम को बार बार करके अगर आपको बोर्डम क्रिएट नहीं हो रहा, अगर आपको फटीग नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये कि वो काम आपकी हैबिट बन चुका है। ठीक है। और जैसे हम ये कहते हैं कि आदतें नहीं बदलती, आदतें बदलती हैं, उन्हें बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो चीज़ें इतनी पक्की हो जाती हैं आपकी पर्सनैलिटी में कि फिर वो बदलने का आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये सारी बातें करने का मकसद क्या है लीडरशिप के कोर्स में, कि जैसे पहले भी कई बार डिस्कस किया है, ये चीज़ अगर आप थोड़ी सी इसको अंडरस्टैंड करें कि बताने का मकसद क्या है कि आप जब लीडरशिप की बात करते हैं तो वहाँ बात होगी इंडिविजुअल की। ठीक है। जब हमने साइकोलॉजी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को। अब उसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे ट्रांसफॉर्म करके या आगे के सब्जेक्ट की तरफ जब लेकर जाएंगे, तो वो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा लीडरशिप। ठीक है। तो जब तक इन चीज़ों पर वर्क नहीं होगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंच सकते, या ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो हमने जब सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ी थी, या इसके अलावा हमने कोलबर्ग की या पियाजे की थ्योरी पढ़ी, तो तीनों थ्योरीज का जो मेन फोकस क्या था? वो फोकस ये था कि आपने एक इंडिविजुअल पे वर्क करना है। जितना अच्छा इंडिविजुअल पे वर्क होगा वो हर जगह जाके सेटल हो जाएगा। आप देखें लोगों की पर्सनैलिटी में रेजिस्टेंस बहुत होता है। कभी नोटिस किया उस बात को? बात का स्टार्ट ही ना से करेंगे। आप कोई बात करें, शुरुआत ही उनकी, वो फौरन से रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं, ना, ऐसे कैसे। ये जो वर्ड्स होते हैं, ये अल्फाजों का इस्तेमाल आपको आपकी प्लानिंग तक नहीं पहुंचने देता। इन अल्फाजों का इस्तेमाल से आप जो हैं वो कभी भी किसी भी जगह पे लीडर या लीडरशिप क्वालिटी को की तरफ नहीं आ सकते। ठीक है। चीज़ों को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक लर्निंग कैपेसिटी आप में नहीं होगी, जब तक आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं होगी, आप कभी भी जो है वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ में या लीडरशिप की जो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी या एलिमेंट्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक इंडिविजुअल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस इंडिविजुअल की ही बेसिस पे जो है वो हम लीड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। बात समझ में आ गई? 2-3 सेकंड का पॉज लेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर है हमारे पास कॉर्नर्स ने 1992 में 8 फेस बताए थे। ठीक है। 8 फेस बताए थे। वो फेसेस क्या थे? चेंज के 8 फेसेस के, कैसे जो है वो इंसान रिस्पॉन्ड करता है चेंज की तरफ। सबसे पहले आपके पास
नंबर 1 फेस है जिसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी। अच्छा, अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है, यानी प्रेजेंट स्टेट में आप जहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको याद हो तो हमने चेंज का एक स्टेजेस भी पढ़े थे, जिसमें मैंने जो है वो आइस की एग्जांपल दी थी कि आइस अगर किसी एक शेप में मौजूद है, आप देखें वो एक स्टेबल सिचुएशन में मौजूद है, आप उसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता एकदम से डीफ्रीज नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो अपनी उस शेप को ख़त्म करेगा और थोड़ी देर बाद जो है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब आप उसे दूसरे किसी सांचे में डाल के फ्रिज में रख दें, तो अगर वो पहले स्क्वायर शेप था और आपने बाद में उसे स्टार शेप या सर्कल में रख दिया, तो वो उसने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। बात समझ में आ रही है मैं क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ? अच्छा, फेस 1 है आपके पास स्टेबिलिटी, द प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? इमोबिलाइजेशन, शॉक और पैरालिसिस टू इनिशियल चेंज। अब इसकी एग्जांपल को भी आप जो है वो आइस की एग्जांपल को लो, कभी ये प्रैक्टिकल करके देखना। एक बहुत बड़े बर्तन में आइस रखो, कोई ज़रा बड़े साइज का हो, प्याला हो या पतीला टाइप चीज़ हो, उसके अंदर बर्फ़ को जमा लो। जब जम जाए उसके बाद जब आपने उसे निकालना है, तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? उस पूरे बर्तन को निकालो फ्रिज से बाहर और उसे पलट के, यानी उसका जो बैक साइड है, जहाँ जिस साइड पे बर्फ़ जमी हुई है उस पर नहीं, और बैक साइड पे पीछे की तरफ उसे बेसन में जो वो है नल खोल के और उसे रख देना है, ठीक है। जब आप उसे नल खोल के रखोगे तो आप एकदम से इस सिचुएशन को फील करोगे। सिचुएशन क्या होगी? एकदम से आपको एक आवाज़ आएगी बर्फ़ के निकलने की या पिघलने की, जैसे यानी बिल्कुल ठंडी बर्फ़ पे जब वो पानी गिरेगा, आजकल तो मौसम भी गर्म है, तो आपके पास जो पानी आ रहा है वो भी थोड़ा सा नीम गर्म होता है। अक्सर नलकों में नीम गर्म पानी आ रहा है, और ये प्रैक्टिकल करना 2-3 बजे का, जिस वक्त आपके पास टेम्परेचर जो है वो अच्छा खासा वार्म हो रहा होता है। तो आप इस चीज़ को महसूस करोगे जिसमें शॉक और पैरालिसिस टू इनिशियल चेंज। एकदम से आपने उसे बर्फ से निकाला, इतने कम टेम्परेचर से एकदम इतने ज़्यादा टेम्परेचर में निकाला, तो वो शॉक का जो साउंड है वो आप फील करोगे। ये प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। इमोबिलाइजेशन में ही होगा। इसी तरीके से इंसान के ऊपर भी एकदम से आपने किसी को कोई बात बताई तो वो शॉक। अब देखो, शॉक की जो फीलिंग है ना, वो हर किसी की अलग होती है, लेकिन आपको उस चीज़ का एक जो एक करंट लगने वाला जो एक एलिमेंट होगा ना, वो आपको नज़र आएगा। किसी की आवाज़ बंद हो जाएगी, किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस आपको बताएंगे, किसी का जो है वो साउंड्स से वो अपनी शॉकिंग सिचुएशन को बताएगा, ठीक है। तो हर किसी का डिफरेंट है, लेकिन वो सामने वाले पे कन्वे हो जाता है कि ये इमोबिलाइजेशन की स्टेज पर है। अच्छा, उसके बाद है डिनायल। अब मेजॉरिटी केस में डिनायल की सिचुएशन होती है, लोग जो हैं वो मना करते हैं, या फिर जो है वो ये कहते हैं कि ज़रूरत क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी उससे डिनाई करेंगे। क्यों डिनाई करेंगे? क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से कोई भी नहीं निकलना चाहता, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एंगर, फ्रस्ट्रेशन। लाजमी बात है, आप एक तरीके से काम कर रहे हैं। अब जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? मैं आपसे पेपर से एक दिन पहले या पेपर से एक रात पहले आपसे कहूँ कि नहीं, मैं तो जो है वो 2 चैप्टर्स मजीद ऐड कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा? ये सारी सिचुएशन से आप गुजरेंगे। एंगर भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, गुस्सा भी आएगा, ठीक है। अब जब एंगर की सिचुएशन होगी तो अगला स्टेज क्या है? बार्गेनिंग। आप ये कहेंगे कि मिस ऐसा करें, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, तो हम फिर वही क्वेश्चंस कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? ये बार्गेनिंग यानी नेगोशिएशन की स्टेज होगी। लेकिन उसके बावजूद भी डिप्रेशन होगा, क्योंकि चीज़ बिल्कुल न्यू है, एक रात पहले, एक दिन पहले आपने तैयारी करनी है। और उसमें क्या होगा? डिप्रेशन में क्या होता है कि डिक्रीज इन फिजिकल एंड इमोशनल एनर्जी। आप दोनों तरीके से जो है वो लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर अभी कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या है? टेस्टिंग, रिगेनिंग अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सीकिंग आउट न्यू वेज टू रीडिफाइन गोल्स। अब ऐसी सिचुएशन में, डिप्रेशन की सिचुएशन में, आप लंबे अरसे तक एक नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता। वो सिचुएशन होगी अकॉर्डिंग टू कौन है। और उसके बाद आप थोड़ी
देर बाद या थोड़े वक्त के बाद आप उससे बाहर आना शुरू होंगे। ठीक है, जब आप बाहर आएंगे तो आप कोई ना कोई हल निकालना शुरू करेंगे। टेस्टिंग में क्या होगा, आप हल की तरफ जाएंगे और आखिर में क्या है आपके पास, एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस क्या होगी कि जब आपने हल निकाला, थोड़ी बहुत तैयारी कर ली, पेपर में आप बैठे, जब आप बैठे तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई वो चेंज को हमने एक्सेप्ट करना था। पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आपकी कोशिश होगी कि आप उसको सही तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, और अगर रिजल्ट आया उसी वक्त, लेट सपोज अगर रिजल्ट आया और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो अब आप ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली हो चुके हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया कि जो काम मैंने किया था, ये जो फेसेस से मैं गुजरा था, उस फेसेस में मैं सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और अगर फेलियर हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी रेजिस्टेंस जो आपका था वो सही था और आपने प्रॉपर तरीके से अपने आप को मोल्ड नहीं किया। बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप देखें, जब आप बर्फ रखते हैं फ्रिज में और आपने जो है वो थोड़ी देर बाद ही उसे निकाल लिया, तो उसकी पहली लेयर तो फ्रीज हो चुकी होती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं जो है वो कच्चापन रह जाता है। तो अगर आप उसे थोड़ा सा भी प्रेस करते हैं तो वो जो कच्ची बर्फ है वो टूट के नीचे गिर जाती है। ठीक है, और उसे टाइम दिया प्रॉपर 2-3 घंटे के लिए रखा तो वो बिल्कुल जो है वो बर्फ अच्छे से जम चुकी होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको बुक्स में भी मिलेंगी, नहीं मिले तो आज जो है वो खुद से प्रैक्टिकल कर लेना, बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पॉज देते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। चेंज के फेसेस हैं ये, चेंज के फेसेस हैं। 1992 में कॉर्नर ने 8 फेसेस प्रेजेंट किए थे चेंज के। अच्छा, उसके बाद एक और चीज आ गई हमारे पास। अच्छा, ये है आपके पास अगेन कॉर्नर 1992 ऑफर्स 5 फेसेस ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू चेंज। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या है। अच्छा, अब ये किन सिचुएशंस में होता है, ये वो सिचुएशन में होता है कि जिसमें आपका, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लो। पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कौन करता है चेंज में, जिन लोगों का या जिन एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो। ठीक है, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हाईएस्ट लेवल पर हो। ठीक है, वो लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे चेंज में, जिनकी ये चीज़ें कहीं ना कहीं लैक करती होंगी, वो पॉजिटिवली चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो एक चीज़ में यहाँ पे भी, ये जो है वो आपकी लर्निंग के लिए है, पेपर में ये चीज़ नहीं आएगी, लेकिन आपको ये चीज़ जो बात मैं अभी बताऊंगी, ये चीज़ आपको आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि अगर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम, जो हम मैस्लो की थ्योरी में पढ़ चुके हैं, अगर वो बहुत हाई है, अगर आपको अपनी काबिलियत पे कॉन्फिडेंस है, तो आप जो भी काम करेंगे उसके रिजल्ट्स जो हैं उसके पॉजिटिव होने के चांसेस 99% है। ठीक है, 99% है, अगर आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत हाई है। अगर ये चीज़ें लैक करती हैं, कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आपकी पर्सनैलिटी में वो जो नो वाला एलिमेंट है, तो आपकी काबिलियत कितनी अच्छी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आप लैक करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ, कि पॉजिटिव रिस्पॉन्ड वही करेगा जिसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। ठीक है, वही रिस्पॉन्ड करेगा पॉजिटिव चेंज की तरफ, लेकिन उसके हाई होने की वजह ये, उसका हाई होने से ही आप जो है वो पॉजिटिव की तरफ आएंगे। और अगर वो आपका बहुत हाई है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम, तो आप फेलियर को फेस करना आपके लिए बहुत, यानी फेलियर नहीं होगा। 99% चांसेस है कि फेलियर आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें आप, साइकोलॉजी में ये चीज़ पर बहुत फोकस किया जाता है कि अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है प्लस फाइनेंशियली स्टेबल, अगर यहाँ पे, क्योंकि इमोशनली इंसान की अपनी पर्सनैलिटी का इंटरनल फैक्टर्स हैं, और जब हम फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर ये दो फैक्टर्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं
तो आपके लिए सर्वाइवल बहुत आसान है। हर चेंज आपको पॉजिटिव ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दो साइड्स में कहीं ना कहीं वीकनेस है तो फिर आपके लिए चेंज जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा, आप डेफिनेटली रेजिस्टेंस शो करेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस शो करना किसी भी चेंज के अगेंस्ट में इम्प्रेशन यही डालता है कि या तो आप इमोशनली स्टेबल नहीं है या फिर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर लाइफ में आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी कि अगर आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको फेलियर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप चेंज को कभी भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। कोई चीज़ आपसे कही जाए, कोई नई बात कही जाए, आप पहले रेजिस्टेंस शो करेंगे। तो इस चीज़ को ख़त्म करो। किसी भी नई बात को, किसी भी नई सिचुएशन को जब आप सुनो तो आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप उसको सुनने के बाद एकदम से शॉकली बिहेव, आप शॉकिंग हैं, सामने वाले पे रिस्पॉन्ड ना करें, ठीक है। यानी आपके इमोशंस इतने न्यूट्रल होने चाहिए कि उसके बारे में ऑपोजिट जो आपके बैठा हुआ है उसे अंदाजा ना हो सके कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। साइकोलॉजी पढ़ने का कुछ फ़ायदा आपको होना चाहिए, अगर पढ़ी और उसके बाद उसे अप्लाई नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर है? अच्छा, तो हम कॉर्नर 1992 के फेसेस पर थे, फेसेस ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू चेंज। सबसे पहले क्या है? अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म, होपफुल रियलिज्म, इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म और फिर कंप्लीशन, ठीक है। अब इसमें जो बताने वाली चीज़ है वो क्या है कि आप इसको इस तरीके से सोचें कि किसी जगह पे जाने पे आप, जैसे इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर हम इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज करें, जब आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है, जैसे सुबह आपका एग्ज़ाम है, रात को नींद नहीं आती, लेकिन यही सिचुएशन जब सुबह पिकनिक होती है तब भी होती है। जब पिकनिक होती है तो आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू चेंज की तरफ होते हैं। अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म, रास्ता लंबा है, थोड़ी सी थकन भी होगी। जब थकान हो रही है तो आप ये सोचेंगे, जब थकान होती है, आप कभी ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग में आप यानी अगर ट्रैवलिंग है, आपकी फ़्लाइट जो है वो संडे को है, तो आप फ्राइडे से जो है वो एक अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म वाली सिचुएशन में होंगे। लेकिन जिस वक्त अगर फ़्लाइट डिले हो गई, आप एयरपोर्ट पे मौजूद हैं या आप प्लेन में मौजूद हैं और फ्लाइट डिले, तो आप ये अपने बेडरूम को याद कर रहे होंगे, आप बेड को याद करेंगे कि यार कल तो मैं इतनी आराम से सो रहा था, उस वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी, अब मुझे जो है वो नींद आ रही है, तो मेरे पास जो है वो सिचुएशन वैसी नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? होपफुल रियलिज्म, जब फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी तो आपके पास एक होपफुल रियलिज्म आ जाएगा, आप जो है वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म और फिर जो है वो कंप्लीशन, ठीक है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को, जो एग्जाम्पल मैंने बताई, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा सोचना। जिन लोगों ने पिकनिक पे तो तकरीबन सभी लोग गए होंगे, या जिन लोगों ने ट्रैवल किया है तो वो थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को इन सारे फेसेस पे रखें, तो आपको बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, आगे चलें या यहीं तक रखें? अच्छा, अब एक काम करना, एक और चीज़ सुन लो, फैसिलिटेटिंग चेंज। इसमें देखो, ब्रिजेस 1991 ऑफर 7 अप्रोचेस that can be used to assist organization and people through transitions। अब इसमें ना कुछ अप्रोचेस लिखी हुई हैं बुक में, मैंने ये देखो पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, 342 एंड 343। इसको ज़रा एक बार पढ़ लेना, आसान सी चीज़ें हैं, ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर जो है वो अगली क्लास में हम एक लास्ट इसका टॉपिक रह गया है उसे कंप्लीट करके और फिर चैप्टर 12 की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो गुड लक पेपर के लिए। वैसे अभी होंगी ना हमारी क्लासेस, अभी एक और होगी इस वीक क्लास, ठीक है। इकराम, मुझे अटेंडेंस सेंड कर देना, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, सेशन वैसे भी एंड होने वाला है।
बात समझ में आ गई? उम्मीद है समझ आई होगी। कोशिश मेरी पूरी थी। बोर्ड पे लेक्चर लिखने का मूड नहीं था, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा बोर्ड पे लेक्चर लिख के समझाएंगे। चले जी, कोई क्वेश्चन नहीं। अल्लाह हाफिज।